मैं हूं आपके साथ। इसी सिलसिले में आज के हमारे नए मेहमान के रूप में हैं मनीष सिंह जी। रामपुर कारखाना का सबसे उपेक्षित गांव कौन सा है सर, और क्यों है? रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया था और ये कई विधानसभा क्षेत्रों की जो बूथ संख्या थी उसको काट करके चुनाव आयोग ने एक नए परिसीमन पर रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र को बनाया था। 2009 का पहला लोकसभा चुनाव रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद से पहला लोकसभा चुनाव हुआ था और उस समय श्री गोरख प्रसाद जायसवाल जी चुनाव जीते थे। 2009 के बाद से 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2017 में हुआ, 2022 में हुआ और अब 2027 में होने जा रहा है। 425 बूथों का यह विधानसभा क्षेत्र है और जनपद देवरिया का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है रामपुर कारखाना की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर गहनता से कोई विचार नहीं कर रहा, उनकी जड़ में कोई नहीं जाना चाहता कि रामपुर कारखाना क्या चाहता है, रामपुर कारखाना की जरूरतें क्या है, रामपुर कारखाना की आवश्यकताएं क्या है। इसलिए कि रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो 6 विधानसभाओं के बीच में है। सलेमपुर का हिस्सा पड़ता है, भाटपरानी का हिस्सा पड़ता है, बिहार का जो भोरे विधानसभा है उससे सटा हुआ रामपुर कारखाना है, पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है, उसके बाद से बरहज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है, उसके बाद आपके देवरिया का विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। तो ये एक बीच में ऐसा बसा हुआ विधानसभा क्षेत्र है जहां की समस्याएं अलग अलग हैं, क्षेत्रों के हिसाब से, गांवों के हिसाब से अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं। आज गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है, गांवों से जल भराव होने के बाद से गांव से जल निकासी की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। बजबजाती हुई नालियां गांव में देखने को मिलेंगी आपको। बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से दयनीय हालत में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस विषय पर बोलने से बचते हैं। अगर पोल टूट जाए तो पोल को लगवाने के लिए 2500 रुपए गांव के लोगों को चंदा इकट्ठा करके देना पड़ता है। ट्रांसफार्मर अगर फूंक गए, ट्रांसफार्मर का अगर क्षमता वृद्धि कराना है, अगर 10 kVA के ट्रांसफार्मर की जगह पे 25 kVA का, 63 kVA का अगर ट्रांसफार्मर की हमें आवश्यकता है तो उसके लिए गांव के लोगों को चंदा लगाना पड़ता है और चंदा भारी भरकम रकम दे करके हमको ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है। ये जो भारी भ्रष्टाचार है, पुराने तार आपके बगल में जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहीं पे बगल में एक फतेहपुर ग्राम सभा है, आप चले जाइए, आप जिस गाड़ी से गुजरेंगे उस गाड़ी के छत को सटने को हो जाता है। जो पुराना तार है इतना नीचे लटका हुआ है। गांव के लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो तार आज तक ना बदले गए न उनको ऊपर उठाए गए। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी जन क्षति हो सकती है। इस पर सरकार का, और यही लबोलबाब हर गांव की स्थिति है। बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, नालियों की समस्या, जो जल निकासी गांव की हो सकती है बरसात के समय में, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। गांव की जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो चकनाली है, जो चक्रोड है, उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। गांव के बजट का जो पैसा था ग्राम प्रधान भाइयों का, उसको आधा कर दिया सरकार ने। बजट का पैसा गांव का कम कर दिया। गांव पर ग्राम्य विकास विभाग क्या कर रहा है किसी को पता नहीं। उप मुख्यमंत्री जी के पास, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के पास ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट ने क्या किया गांव के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जहां तक देखता हूं गांव की स्थिति, जब तक हमारे गांव, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 6 लाख से ऊपर ग्राम सभाएं, 57,000 से ऊपर उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं, लेकिन सभी जो गांव की हालत है इतनी दयनीय, इतनी खस्ता हाल। और हंसी तो तब आती है जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि हर सांसद गांव में गोद लेगा। आपने भी सुना होगा, खबरों में पढ़ा होगा आपने। कलराज मिश्रा जी जब 2014 में सांसद बने और सांसद बनने के बाद मोदी जी के आदेश पर उन्होंने प्यासी, हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक सबसे अंतिम गांव है प्यासी, उस गांव को उन्होंने गोद में लिया था। मैं एक दिन उस गांव में जब गया और मैं जाने के बाद उस गांव में जो अस्पताल की स्थिति मैंने देखी, पूरी मतलब अस्पताल के अंदर भारी झंखाड़ लगा हुआ था, पेड़ उगाए थे, घास बड़ी बड़ी हो गई थी, कोई तीमारदार वहां पे जा नहीं रहा है, कोई मरीज जा नहीं रहा है, डॉक्टर आ नहीं रहे,
कोई वहां पर जांच की सुविधा है नहीं। तो जो इतनी महंगी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था होती चली जा रही है, अगर ग्रामीण अंचल पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को हम बेहतर करते, जो प्राथमिक उपचार के हमारे स्वास्थ्य केंद्र थे, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, इन सब चीजों पर अगर हम ध्यान देते तो हमारा ग्रामीण अंचल काफी बेहतर होता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा हुआ है आपका क्षेत्र, हमारा ही नहीं, हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश की यह हालत है। सीएससी है नहीं, पीएचसी है नहीं, बिजली है नहीं, खंबे है नहीं, तार लटका हुआ है, तार पुराना है, ट्रांसफार्मर है नहीं, ट्रांसफार्मर ठुके हुए हैं, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हो नहीं रही है, सब स्टेशन लग नहीं रहे हैं। ये सरकार ने दिया क्या है? इस सरकार ने झूठे वादे, खोखले वादे के अलावा कुछ नहीं जनता को दिया है। भारी कमीशन खोरी है। 5 करोड़ रुपए विधायकों को विधायक निधि का मिलता है, साल में 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए मिलता है। एक साल में 5 करोड़ रुपए विधायकों को मिलता है, जो स्वयं की निधि है जी। इनकी दिल्ली में भी सरकार है, लखनऊ में भी सरकार है, देवरिया में भी सरकार है, रामपुर कारखाना में भी इनकी सरकार है, हर जगह इनकी सरकार है। लेकिन आपने पैसा क्या किया जनता का? आपको अभी तक के आपके कार्यकाल में यहाँ के जो विधायक हैं जी, श्री सुरेंद्र जी, उनको तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर रुपए मिले हैं जी। और सरकार की योजनाओं का, सरकार की नीतियों का हर रोज फेसबुक पर इश्तेहार के रूप में ये बताते हैं कि इस सड़क का हम शिलान्यास कर रहे हैं, इस सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन इश्तेहार में ये नहीं बताते कि उसमें कमीशन कितना लिया है। इसलिए कि उनका पेट इतना बड़ा है कि जितना पैसा उन्होंने कमीशन में लिया है उस पेट के अंदर उन्होंने डाल लिया है। जमीन महंगी खरीदते चले जा रहे हैं, शहरों में बड़े बड़े आपके घर बनते चले जा रहे हैं, आलीशान कोठियां आपकी बन रही हैं, किसी को पता नहीं है। तो जनता से आप छुपा सकते हैं, लेकिन जो आप ही के फील्ड का आपका प्रतिद्वंदी होगा वो आपकी एक एक खबर रखता है, एक एक खबर रखता है। और जब जनता के बीच में चुनाव के समय में आमना सामना होगा और जब एक एक फरचट जनता के सामने उखेड़ा जाएगा तो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके लिए जितने बड़े बड़े नेता, सुरमा भोपाली, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के देवरिया तक जितने बड़े बड़े नेता प्रचार करने आ जाए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक एक फरचट जब जनता के लूटे हुए पैसों का हिसाब मांगा जाएगा मंचों पर, जनता के सामने जब आपकी एक एक कलाई खोली जाएगी तब आप जवाब नहीं दे पाएंगे और दिल्ली और लखनऊ के लोग आपको चुनाव नहीं जिता पाएंगे। अब वो दिल लद गया, जनता अपने मूलभूत समस्याओं पर अब सवाल करना शुरू कर चुकी है। सर, इसी दरमियान में आपसे अगला सवाल, विपक्ष की एक ऐसी बात बताइए जिस बात से आप सहमत हो। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सवाल से सहमत होने का सवाल ही नहीं उठता जी। भारतीय जनता पार्टी जब प्रभु श्री राम जी को ठग सकती है जी, हमारे आराध्य की मर्यादा का मान मर्दन कर सकती है, जब उनके समर्पण में माताओं बहनों के चढ़ाए हुए एक एक रुपए को लोगों ने समर्पित किया और जब उस चढ़ावे की ये लोग चोरी कर सकते हैं तो इससे तो सहमति का सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता से जो ये कहते हैं उसे करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ जनता को छला है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। तकरीबन 1,70,00,000 से ऊपर केंद्र सरकार के पास सरकारी विभागों में पद खाली है, 1,70,00,000 से ऊपर। लेकिन मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो मंचों से भाषण देते थे कि हम साल में भारत के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपने भी सुना होगा, सबने सुना जी। उन्होंने कहा कि हम स्विस बैंक में भारत के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने काला धन जमा किया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डाले जाएंगे। जब एक भारत का होने वाला प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता हो मंचों से तो उस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जुबान पर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? वह साल की 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई? और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, पहले के जमाने में गांव में मेला लगता था तो हम लोग गुड़हिया जलेबी खाने के लिए जाते थे, खिलौना खरीदने के लिए जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रोजगार का मेला लगता है। रोजगार का मेला, सरकार में बैठे हुए लोग प्राइवेट कंपनियों के नियुक्ति पत्र बांटते हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री
अगर प्राइवेट कंपनियों की नियुक्ति पत्र बांटेंगे, रोजगार मेला लगा करके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी, लोगों ने उन पर यकीन किया, भरोसा किया। हम लोगों ने तो कभी उन पर यकीन नहीं किया। लोगों ने यकीन किया, भरोसा किया, लोगों ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। एक संत जिसका चोला सामंती स्वभाव का है, वह मंचों से लेकर के कार्यक्रमों से लेकर के अपने ऑफिस तक, जिसकी जुबान हर समय बदजुबान होकर के मार देंगे, पीट देंगे, ठोक देंगे, काट देंगे, बर्खास्त कर देंगे, जेल में डाल देंगे, सड़कों पर दौड़ा देंगे, ये भाषा चीफ मिनिस्टर की होती है। योगी आदित्यनाथ जी 21 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे, दंगा कराने के, हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद पैदा करा करके उनके ऊपर झगड़ा कराने के, जान से मारने के प्रयास तक के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। और अपने मुकदमे अगर उन्होंने वापस नहीं लिए होते तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं की सूची में उनका नाम होता, सबसे ऊपर होता या सब बीच में होता, लेकिन टॉप 10 में तो नाम रहता उनका। लेकिन अपना मुकदमा और उनके जो एक मातहत हैं उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, इन दोनों लोगों ने बहुत समझदारी के साथ समय रहते इन लोगों ने अपने अपने मुकदमे वापस ले लिए। और समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में सवाल किया कि जिस समाजवादी पार्टी को आप गुंडों की पार्टी कहते हैं, उस समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक आपकी आंखों में आंखें डाल करके आपसे सवाल पूछा है, आपकी जन विरोधी नीतियों का मुकाबला किया है, उसका विरोध किया है, जनता के बीच में जाकर के गांव-गांव में घूम करके जन विश्वास को जगाया है। और योगी जी आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है तो टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए, बाबा आज तक नहीं कर पाए। टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए, बाबा आज तक नहीं कर पाए। अगर हम गुंडे हैं जी, हम आपके सामने बैठे, अगर हम गुंडे मवाली हैं, आप सरकार में बैठे हैं, तो सूची जारी कर दीजिए, मना कौन करता है? आपके हाथ में है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था आपके हाथ में। और योगी जी जिस लोक भवन में बैठते हैं, वह लोक भवन लोक कल्याण के लिए बनाया गया था। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने उसको लेकर के जो सपना देखा और उस सपने को जैसे उन्होंने साकार किया, मूर्त रूप दिया, उन्होंने वो लोक भवन को बनाया। आप देखेंगे तो लखनऊ की एक खूबसूरत बिल्डिंग है, मतलब इतनी खूबसूरत और आकर्षक है कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के जो राजनीतिक लोग हैं वो आते हैं तो देखते तो दंग रह जाते हैं कि इतनी बेहतरीन इमारत अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में बनाई। लेकिन लोक कल्याण के लिए जो इमारत बनी थी वह लोक भवन अब योगी जी की सरकार में लूट भवन बन चुका है। प्यून से लेकर के प्रमुख सचिव तक दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं। तो जो काम जनता के हक में लगना चाहिए था, जो काम जनता के हक में होना चाहिए था, इस सरकार ने भारी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब करके दोनों हाथों से पैसा बटोरा है। मंदिर नहीं छोड़ा, कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां से इन लोगों ने पैसा बटोरने का काम न किया हो। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, आकाश को लूटा है इन लोगों ने, जमीन को लूटा है इन लोगों ने, पाताल को इन लोगों ने लूटा है। तो जो आकाश, पाताल और जमीन, इन तीनों जगहों में लूटने के जितने रास्ते हो सकते हैं, वो तीनों जगहों पे मोदी जी की सरकार ने लूट मचाई है और लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सर आपसे अगला सवाल, आपके क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर आपकी क्या राय है? योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि हमारे आने के बाद से अपराधियों ने राज्य छोड़ दिया, देश छोड़ दिया। गोरखपुर मंडल के योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले हैं और देवरिया को बताते हैं कि देवरिया हमारा आंगन है। इनके आंगन में मैं कई बार, कई अवसरों पर, कई मौकों पर, यहां तक कि सार्वजनिक सभाओं में मैंने ये बात कही है कि देवरिया आज के समय में जराइम की दुनिया में जा चुका है, अपराध की जद में जा चुका है। उसका प्रमुख कारण है कि जब तक हम बिहार और यूपी से सीमा से लगा हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग पर शराब की तस्करी नहीं रोकेंगे, जानवरों की तस्करी नहीं रोकेंगे,
और उससे भी बड़ी बात हम आपके पॉडकास्ट में बता रहे हैं, जी छोटे असलहों की तस्करी अगर नहीं रोकेंगे जी तो अपराध कम नहीं होगा। बढ़ती हुई बेरोजगारी ये इसके लिए अभी प्रमुख समस्या है कि जब नौजवान पढ़ेगा लिखेगा और पढ़ाई लिखाई करने के बाद से, महंगी डिग्री लेने के बाद से जी सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाएगा, जी तो नौजवानों का तो मन बहुत स्वस्थ होता है, बहुत स्वच्छ होता है। जी जो जिस रास्ते पे लेके जाना चाहे वो इस रास्ते पे लेके चला जाएगा। जी तो बढ़ती हुई अपराध की जो जिम्मेदारी है जी। वह पूर्णतया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर जाती है। योगी आदित्यनाथ जी ने देवरिया सहित कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर को जराइम की दुनिया में धकेल दिया है। इसके सिर्फ एकमात्र कोई जिम्मेदार है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका प्रशासन है और योगी आदित्यनाथ के शासन करने की प्रणाली है। जी सर, अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका सबसे पहला वादा क्या होगा? रामपुर कारखाना हमारा विधानसभा क्षेत्र है। जी रामपुर कारखाना, जब लोग नाम सुनते हैं बाहर के जी तो सोचते हैं कि रामपुर कारखाना में कारखाना बहुत होगा, जी। फैक्ट्रियां बहुत होंगी। जी लेकिन जब मैं बताता हूं कि मेरे यहाँ तो सुई बनाने तक की फैक्ट्री नहीं है, जी एक टॉफी बनाने तक की फैक्ट्री नहीं है, एक बम्बैया मिठाई जो पहले के जमाने में मेला में बिकता था वो भी बनाने की फैक्ट्री नहीं है। तो मैंने एक नारा दिया है जी कि रामपुर में कारखाना होगा हाँ, जब श्री अखिलेश यादव जी का जमाना होगा। अच्छा जब 2027 में चुनाव का परिणाम आएगा जी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जी भटनी का जो हमारा चीनी मिल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बंद हो गया था, जी मोदी जी देवरिया में आए, योगी जी देवरिया में आए, जी अमित शाह जी देवरिया में आए, नितिन गडकरी जी देवरिया में आए, शिवराज सिंह चौहान जी देवरिया में आए। सबने ये कहा कि देवरिया चीनी मिल का कटोरा है, चीनी का कटोरा है। जी मोदी जी ने कहा कि हम यहां पर चीनी मिल चलाएंगे और पहली खेप की पहली जो चीनी निकलेगी जी उस पहली चीनी का हम चाय पी करके जाएंगे। तो 2014 से लेकर के 26 आ गया, जी मोदी जी चीनी न निकाल पाए न देवरिया का चाय पी पाए। और मोदी जी तो चाय के बहुत ही चाय से तो उनका बड़ा प्रेम है, जी हैं? चाय पर चर्चा करा करके उन्होंने सरकार बना लिया था। जी तो मोदी जी जानते हैं कि ब्रांडिंग कैसे की जाती है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान की जनता है, आपके हर कहे हुए हर किए हुए वादे को याद रखती है। और देवरिया के लोग तैयारी करके बैठे हैं, इस बार पूछेंगे कि मोदी जी, योगी जी और देवरिया के विधायकों, जी तुम लोगों के सामने जो जनता ने वादा किया, जनता से तुम लोगों ने वादा किया था, उस वादा खिलाफी तुम लोगों ने क्यों किया? इसलिए कि तुमने जितनी बहुमत मांगी, दिल्ली के लिए बहुमत मांगी, दिल्ली को बहुमत दिया, लखनऊ के लिए बहुमत मांगा, लखनऊ को बहुमत दिया, देवरिया के लिए बहुमत मांगा, देवरिया के लिए बहुमत दिया। सभी जगहों पर आपको हम लोगों ने सरकार बना दिया। उसके बावजूद हमारे देवरिया को क्या दिया आपने? आज के समय में कोई देवरिया में इतने 13 वर्षों के बाद, केंद्र में 13 वर्ष और उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष होने जा रहे हैं, इतने वर्षों के बाद आपने देवरिया में कोई एक ऐसी चीज किया हो जो वर्षों वर्षों तक याद किया जाए, ऐसा कोई काम नहीं किया। देवरिया का जो जिला अस्पताल था उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपने खड़ा कर दिया और कहा आपने कि हम जिला अस्पताल बनाएंगे। देवरिया का जिला अस्पताल कहां है? आज देवरिया के पास इतनी पौराणिक धरती है हमारी, देवभूमि हमारी देवरिया देवराव बाबा राघव दास के नाम से जानी जाती है। देवतुल्य यहां पे लोग निवास करते हैं, वास करते हैं। बहुत ही आध्यात्मिक यहां पर कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन हमारा जो देवभूमि था, हमारे देवभूमि को आपने क्या दिया? 40 लाख से ऊपर आबादी है देवरिया की। 40 लाख लोगों के सामने आपने वादा किया और वादा खिलाफी करके यहां के नौजवानों को सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया आपने। एक देवरिया के पास बस स्टेशन नहीं है, बस एक बस अड्डा नहीं है। हमारी अगर सरकार बनेगी तो तहसील मुख्यालयों पर भी बस स्टैंड बनेंगे। तहसील मुख्यालयों पर, ब्लॉक स्तर पर जो छोटे बस स्टैंड बन सकते हैं,
जी। उनको बनाया जाएगा, ठहराव की, रिपेयरिंग की, बसों के मरम्मत की, जो जिला मुख्यालय पर समुचित व्यवस्था हो सकती है उसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। जब खेतों में आग लगता है, गांवों में आग लगता है, आपने देखा होगा कि घर जल करके राख हो जाते हैं। फायर स्टेशन पर फोन करने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तब पहुंचती हैं जब घर जल गए रहते हैं। तहसील मुख्यालयों से लेकर के ब्लॉक मुख्यालयों तक हम फायर स्टेशन का और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रख रखाव का और उनके नई गाड़ियों को मंगवाने का जो पूरा इंतजाम हो सकता है वो हमारी सरकार करेगी। जो गांव की एक जरूरत है, गांव की जो एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता को जो सरकार नहीं भापेगी, उस जरूरत की चीजों को नहीं महसूस करेगी, तो गांव कैसे स्वावलंबी बनेंगे? क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, चाहे देश के जो अन्य हिस्से हैं, वो गांव की बसावट से खूबसूरत बनता है भारत हमारा।